हेलो दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो एनसीईआरटी को अपन समझ रहे थे, लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे, और उसमें जो अपना करंट चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और उसमें भी अपना जो आज का वीडियो है वो है चौथा वीडियो। सबसे फर्स्ट अपन ने परिचय की बात की थी, उसके बाद में नर जो संरचना है उनकी अपन ने बात की। तीसरे वीडियो में अपन ने मादा की अपन ने बात की है, और चौथे में आज अपन देखेंगे परागण पार्ट 1। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो छोटा ही बनाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं बनाऊंगा बड़ा, क्योंकि ज्यादा टाइम तक फोन को देखने से आंखों पे जो इफेक्ट होता है वो मैं नहीं चाहता कि आपके हो, क्योंकि मेरे भी हो रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डाउट जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, या इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमावत से मिलूंगा, तो वहाँ आप जो आपके डाउट है वो भेज सकते हैं। काफ़ी बच्चे भेजते भी हैं, उनके जितने भी डाउट है पूरी कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से क्लियर करने की। तो स्टार्ट अपन करते हैं परागण। अपन ने जो नर संरचना थी और जो मादा संरचना थी, ठीक है, युग्मकों के निर्माण की जो प्रोसेस थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली। और जो लैंगिक जनन होता है पुष्पीय पादपों में, उसकी तीन अवस्थाएं होती है। एक तो निषेचन पूर्व होता है, फर्स्ट चैप्टर में भी अपन ने डिस्कस किया था, या पूर्व निषेचन जिसे अपन बोल सकते हैं। दूसरा अपने पास कौन सा होता है, निषेचन होता है। तीसरा अपने पास होता है पश्च निषेचन, या निषेचन पश्च भी जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक, तो निषेचन से पूर्व अपने पास युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है, युग्मक जनन होता है। उसके बाद में उनका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो वही अपन यहाँ पर आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नर और मादा युग्मक जो है उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो देखिए, पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक कर्मश परागकण। ठीक है, युग्मक की बात की जाए तो परागकण है वो, एवं भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। ठीक है, तो भ्रूण कोश मादा पार्ट है, परागकण क्या है, नर की अपन ने बात की। क्योंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक एचल होते हैं, मतलब इनमें गति नहीं होती है, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को एक साथ लाना आवश्यक है। तो गति नहीं होगी तो युग्मक का स्थानांतरण कैसे होगा। जो अपना पूर्व निषेचन है या निषेचन पूर्व, जो इसमें दो स्टेप थे, एक तो युग्मक जनन था और दूसरा अपने पास क्या था, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा तो उनका संलयन कैसे होगा, तो वही अपना टॉपिक है परागण। ठीक है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। पराग कणों पराग कोश से झड़ने के पश्चात, पराग कोश क्या था, जहां पर इस प्रकार का जो डायग्राम अपन ने देखा था, द्विपालित स्ट्रक्चर जो थी वो पराग कोश था यहाँ पर। तो यहाँ से जब फुल्ली मेच्योर जो परागकण है बाहर निकल जाएंगे, सपोज कर लो ये बाहर आ गए, तो बाहर निकलने के बाद ये झड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, ये अपने पास नर संरचना थी, इसमें ये अपने पास था पराग कोश, और ये अपने पास क्या, तंतु या फिलामेंट जिसे अपन ने बोला था। और सपोज कर लो कि ये मादा संरचना इस प्रकार से कुछ थी, सिंपल सा बता रहा हूँ, पहले लेसन में अपन देख चुके हैं। ये अपने पास वर्तिकाग्र था, ये अपने पास वर्तिका, और सबसे लास्ट में नीचे जो बताया जा रहा है फूला हुआ जो पार्ट है वो अपने पास है अंडाशय। तो ये जो परागकण यहाँ से निकले हैं, यहाँ से ये वर्तिकाग्र तक जो आते हैं, पराग कण का पराग कोश से निकलने के बाद में वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की जो प्रोसेस होती है, संचरण की जो प्रोसेस होती है, उसे अपन बोलते हैं परागण। ठीक है, तो परागकण और परागण में डिफरेंस है भाई साहब, के का, केवल के का। तो परागकण जो है वो नर से रिलेटेड है, परागण जो है एक प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब जो नर और मादा युग्मक जो अचल है उसे एक दूसरे से कांटेक्ट में लाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। पराग कणों पराग कोश जड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण की को परागण अपन कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, परागकण और परागण में क्या डिफरेंस है पहले भी मैंने आपको बता रखा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है परागण करने के लिए। ठीक है, ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। तो बाह्य जो कारक है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, हवा हो सकती है, जल हो सकता है, या जीव हो सकते हैं किसी भी प्रकार के, वो अपन डिस्कस करेंगे। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं, जैसे मैंने तीन चार एग्जाम्पल आपको बताए।
आगे भी इन्हें डिटेल से अपन पढ़ेंगे, वो दिक्कत नहीं है। परागण के प्रकार, परागण जो है जो नर और मादा युग्मक एक दूसरे के पास में आते हैं, उसके जो प्रकार की अपन बात करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला जो है वो है स्वयुग्मन या ऑटोगेमी जिसे अपन बोलते हैं। स्वयुग्मन किसके अंदर होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं या उभयलिंगी जिसे अपन बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर जो नर और मादा संरचना है, लैंगिक जो पार्ट है वो एक ही पुष्प के अंदर है। जैसे ये सपोज कर लो, ये नर पार्ट और ये मादा, तो एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों हैं। तो अगर यहाँ से जो परागकण निकलेंगे वो इस वर्तिकाग्र पर यहाँ पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक ही पुष्प के नर और मादा के युग्मक एक दूसरे के समीप में आते हैं तो वो होता है स्वयुग्मन, मतलब खुद से ही युग्मन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो एक ही या उसी पुष्प में पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण है। हाईलाइट मैंने कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। चित्र 2.9a, तो ये जो चित्र बता रखा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता इस चित्र को देख के क्या बताएं इसमें से, ठीक है। तो केवल जो चित्र के नीचे जो लिखा है वो हम देख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किसका चित्र है। जैसे यहाँ पर लिखा है स्वपरागित पुष्प लिखा है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहां पराग कोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, वहां पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, उसका रीजन हमने बता रखा है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए कर्म से समकालिता की आवश्यकता होती है। जैसा अपन ने बात की कि ये अपने पास मादा वाला पार्ट था, कोई भी वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय, और ये अपने पास क्या था, ये अपने पास नर वाला जो पार्ट था, एंथर जिसे अपन पुंकेसर बोलते हैं। तो अगर ये जैसे पराग कोश खुलेगा यहाँ से, तभी तो क्या होगा, यहाँ से परागकण बाहर निकलेंगे। पराग कोश खुलेगा ही नहीं तो परागकण बाहर नहीं निकलेंगे। प्लस यहाँ जो वर्तिकाग्र की अपन बात कर रहे हैं वो भी यहाँ से क्या होना चाहिए, खुला हुआ एक प्रकार से होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो अगर ये समान समय पर नहीं खुले, ठीक है, जैसे समान समय पर नहीं खुले मतलब पराग कोश जो परागकण है वो पहले ही रिलीज हो गए और वर्तिकाग्र जो तैयार नहीं था, तो क्या आगे चलकर जो परागण की या जो निषेचन की जो प्रोसेस है वो हो पाएगी, वो नहीं हो पाएगी। तो इसमें जो क्या है, स्वयुग्मन जो होता है काफी दुर्लभ होता है, वही इन्होंने बता रखा है कि क्यों, क्योंकि यहाँ जो समकालिता है मतलब समान समय है वो काफी आवश्यक है। इसके साथ ही पराग कोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए। अगर ये पास नहीं होंगे, मतलब यहाँ अपने पास क्या है, ये हमारे इस प्रकार से ये सब फीमेल वाला पार्ट, नर वाला पार्ट इतना दूर था यहाँ से, तो भी पॉसिबल नहीं है, और है तो भी काफी दुर्लभ है। कुछ पादपों जैसे वायोला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों जो टर्म लिखी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुछ पादप जैसे कि वायरा, सामान्य पानसी जिसे बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, कनकोवा जो है इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के पुष्प मिलते हैं, एक तो उन्मिल परागणी पुष्प और दूसरा अनिन्मिल परागणी पुष्प। उन्मिल का मतलब सिंपल सा है कि ये जो बाकी सारे जो पुष्प की जाति होती है उसी के समान होता है, ठीक है। मतलब जिसमें क्या होता है, उन्मिल का मतलब जिसमें जो वर्तिकाग्र है या जिसमें जो पराग कोश है वो अनावृत होता है, कवरिंग यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। तो किन के अंदर मिलता है, इन 3 प्रकार के जो टर्म लिखी है उनके अंदर मिलता है। वोएला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना के अंदर उन्मिल परागणी का मतलब ऐसे पुष्प या अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं जिसके पराग कोश या वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तथा अनुन्मिलीय परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, ये अनावृत नहीं होते हैं, खुले हुए ही होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। तो परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मिलीय परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं। अनुन्मिलीय का मतलब यहाँ पर क्या है, अनावृत नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो स्वयुग्मक ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पट क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते, मतलब दूसरों के साथ में दूसरा जो पुष्प है उसके जो भी पार्ट है वहां से युग्मन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये अपने पास लिखा है इस प्रकार से, तो ये स्वपरागित हो गया। ये ए डायग्राम अपने पास था ये वाला, मतलब एक ही पुष्प में नर और मादा है, ये अपने पास क्या हो गया, परागित हो गया, ये सब डिस्कस करेंगे।
अनुन्मील्य जो लिखा है यहाँ पर, ये जो कुछ एग्जाम्पल है उन्मील्य और अनुन्मील्य, ठीक है। तो जब ये अनुन्मील्य की अपन जो बात कर रहे हैं, ये बंद होते हैं एक प्रकार से, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में शायद कुछ करेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो अनुन्मील्य का मतलब होता है बंद। वापस से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है पहले जो मैंने पढ़ा उसमें कुछ करेक्शन हो। अनुन्मील्य का मतलब ये होता है क्लोज प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो होते हैं बंद होते हैं, तो एक दूसरे के पास में होते हैं। जबकि उन्मील की अपन बात करें, ये ओपन होते हैं, खुले प्रकार के पुष्प होते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस होगी तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन ये एक ही से करते हैं, एक ही पादप या पुष्प की जो बात कर रहे हैं उससे करते हैं। अनुन्मीली उन्मीली परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से, यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं, ठीक है। उन्मील की जो अपन बात करें वो क्या करते हैं, बीज पैदा करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, खुले होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मीली पौधों को इससे फायदे हैं या हानि? तो ये आपको सोचना और बताना है मेरे को। खेत जो अपने पास लिखा है वो है सजात पुष्पी। एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना। पहले अपन ने बात की कि जो सम जो उसका फर्स्ट प्रकार अपने पास था, स्वयुग्मन जो था, उसमें पुष्प जो था एक ही था, ठीक है, एक ही पुष्प था। लेकिन जो सजात पुष्प उसकी अपन बात करें कि ये कोई पादप है, इस पर एक पुष्प यहाँ लगा है और दूसरा पुष्प यहाँ लगा है, लेकिन पादप क्या है, समान है। तो पादप समान है लेकिन एक ही पुष्प के अंदर नहीं हो रहा, इसका इसके अंदर नहीं हो रहा, एक पुष्प का दूसरे पुष्प तक हो सकता है, ठीक है। उसे अपन बोलते हैं सजात पुष्प। तो यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ये अपने पास क्या है, सजात पुष्पी। तो एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक जो स्थानांतरण होता है वो है सजात पुष्प। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है, मतलब इसकी जो क्रिया हो रही है, प्रोसेस की अपन बात करें, जो प्रोसेस है वो पर परागण है। पर का मतलब दूसरे के साथ में, खुद के साथ में यहाँ पर नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे पुष्प के साथ में हो रहा है। तो इसकी जो क्रिया है वो क्या है, जो प्रोसेस है वो क्या है, पर परागण की जैसी है। इसमें एक कारक एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्प परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आता है। तो ये क्या है, परागकण तो यहीं से आ रहे अपने पास, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जेनेटिकली भी समान ही होंगे आनुवांशिक रूप से। और जो गे है वो है पर निषेचन, मतलब जो यहाँ पर पादप है, जैसे एक पादप ये है ए और दूसरा पादप ये अपने पास है बी, तो यहाँ का जो पुष्प है, यहाँ का जो पुष्प है, तो यहाँ ए से बी जा सकता है, बी से आ सकता है। मतलब जो पादप है वो यहाँ पर क्या है, ए समान है, अलग अलग पादप है। मतलब जाति और जो वंश है वो समान होंगे लेकिन वो पादप अलग अलग हुए होंगे, ठीक है। तो इसमें विभिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण जिसमें परागकण के समय आनुवांशिक विभिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक से दूसरे पादप की ओर जा रहा, मतलब पादप ही पूरा चेंज हो गया तो अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के परागकण अपने को मिलेंगे, ठीक। जो चित्र 2.9 बे अपने को बता रखा है, इसमें जो भी अपन ने देखा है पर कहाँ ये वाला जो था, पर इससे कुछ समझ में नहीं आता चित्र से, बस आपको सिंपल सा थोड़ा सा आइडिया रखना, कुछ समझ में नहीं आता। अब परागण के अभिकर्मक या कारक, कौन कौन से कारक हैं जो इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि क्या आप बता सकते हैं कि जो कारक है वो कौन कौन से। तो उसका आंसर अब आगे दे रहे हैं, क्या आप इस समय एक अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं। तो वो जो सूची है अब ये बता रहा था। एनसीईआरटी एक अपने आप में मजेदार चीज है अगर सही से अपन पढ़ते हैं तो, ठीक है। अभिकर्मक क्या जो कारक बता रहे, तो पौधे परागण के कारक अथवा अभिकर्मक के रूप में दो अजीवीय मेनली जो होते हैं, कारक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो अजीवी होगा और या जीवीय होगा। अजीवी का मतलब जो जीवित नहीं है, जैसे हवा की अपन बात करें या पानी की अपन बात करें। जीवीय का मतलब क्या है, जीवित है, वहां पर कीट हो सकता है या दूसरे पक्षी हो सकते हैं या एनिमल या जंतु कोई हो सकता है, मतलब जीवित होगा वो अपने पास है जीवित। तो दो प्रकार के क्या होते हैं, एजेंट या कारक होते हैं, ठीक है। दो अजीवी वायु एवं जल, ये अपन ने बात कर ली हवा और जल की, तथा एक जीवी मतलब प्राणी, जीवीय का मतलब जीवित जीव जो है, प्राणी कारक एजेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अधिकतर पादप किसका करते हैं, जीवीय का या अजीवी का। बच्चे कंफ्यूज होते, बोले अजीवी हवा तो हमेशा ही बहती रहती है, हवा तो होती है, कभी खत्म नहीं होती है, तो उससे होता तो ये गलत है, ठीक है। जीवीय कार्य करते हैं अधिकतर पादप, बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज
संयोजनात्मक घटना है, तो पानी का कुछ कह नहीं सकते कौन सी किस प्रकार से जाएगा, क्या वो पौधे तक पहुंच पाएगा भी नहीं पहुंच पाएगा दूसरे तक। ये हवा का भी अपन कुछ नहीं कह सकते कि हवा की जो दिशा है, जैसे सपोज कर लो कि ये जो पादप एक प्रकार का पादप था, ये दूसरे प्रकार का पादप था, अगर इसको परागण करना है तो इस दिशा में हवा चलनी चाहिए, ठीक है। इस दिशा में ना चल के ये जो हवा इस दिशा में चली गई, इस दिशा में चली गई, तो अब परागण नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि एक जो घटना है संयोगात्मक घटना है, संयोग है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हाथ से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण प्रोड्यूस करते हैं। तो परागकण की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, जिससे अगर इस डायरेक्शन में हवा जा रही है तो हो सकता है कोई भी चांसेस है 1-2 यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये 2.10 बता रखा, वायु परागित पादप संगठित पुष्पक्रमता स्पष्ट अनावृत पुंकेसर को दर्शाते हैं। तो ये हम देखेंगे आगे। अजीवीय परागण में वायु परागण सर्वाधिक सामान्य है। तो पहले अपन ने बात की जीवीय और अजीवीय, तो उसमें जो कॉमन था वो कौन सा था, उसमें जीवीय था। इन दोनों में कॉमन जो था वो कौन सा था, जीवीय था। अजीवीय में अपन ने दो पढ़े हैं, एक वायु और दूसरा जल। तो इन दोनों में से भी जो कॉमन है वो कौन सा है, वायु है। ये आपको लिख लेना एनसीईआरटी के साइड में कहीं या नोट्स में साइड में कहीं इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागणों की आवश्यकता या जरूरत होती है, ताकि वह हवा को झोंकों के साथ संचरित हो सके। चिपचिपाहट रहित होना चाहिए, चिपचिपाहट वाला होगा तो क्या होगा, कहीं पर भी वो चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो फिर दिक्कत है, जहाँ पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाएगा। हल्का भी होना चाहिए, अगर भारी होगा तो बेचारी हवा क्या करेगी, हवा तो चलती रहेगी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में। अब वो भारी होगी तो गुरुत्वाकर्षण लगेगा और वो नीचे आ जाएगा। नहीं, फिजिक्स भी तो आती है मुझे थोड़ी सी, ठीक है। तो वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके। तो अनावृत होता है, कवरिंग नहीं होती। तथा वृहद एवं प्राय पिक्षु वर्तिकाग्र होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागणों को आबद्ध किया जा सके। चित्र में जैसा अभी अपन ने पहले देखा था, वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ये इस प्रकार से वर्तिकाग्र वगैरह इसके अंदर बता रखे, ठीक है। पुंकेसर और वर्तिकाग्र वगैरह। वायु परागित पुष्पों में प्राय प्रत्येक अंडाशय में केवल एक बीजाणु मिलता है, जैसे अपन ने कल भी बात की थी कि जो अंडाशय मेन संरचना इसके अंदर बीजाणु मिलते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक होता है एक अंडपीय, उसे अपन बोलते हैं, ज्यादा होता है एक से या दो से, उसे बहुअंडपीय अपन उसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक अकेला बीजाणु होता है किसमें, वायु परागित के अंदर, तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। इसका एक जाना माना उदाहरण भुट्टा है। कौन के, तो भुट्टे जो है, अगर खाया हुआ आपने देखा होगा, सीला होगा, तो आप जो फुंदने जो लटकते हुए देखते हैं अपन, वे और कुछ नहीं बल्कि क्या है, वर्तिकाग्र और वर्तिका जो लटकते हैं, सफेद सफेद छोटे छोटे रेशे जैसे होते हैं, जो हवा में झूमते हैं ताकि परागणों को आसानी से पकड़ सके। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज्यादा। तो जो वो जो टेसल होती है, जो फुंदने होती है, वो क्या करती है, पराग कणों को पकड़ने में हेल्प करती है। और जो घास होती है उसके अंदर वायु और जल से पूछा जाए तो आप वायु परागण को आंसर मार, ठीक है। तो ये अपन ने बात की किसकी, ए जीवी की। अभी अपने पास ए जीवी में जल बाकी है, उसे अपन नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, कि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो इतना सा आज के लिए सफिशियंट है। फिर से वापस मैं आपको बताता हूँ, कमेंट करके आप अपने डाउट जो है वो बता सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं मुझे, धर्मेंद्र कुमावत से। आप डाउट अपने डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं, डाउट की फोटो पिक्चर भेज सकते हैं, सबका सोल्यूशन वहां पर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू ऑल दी।